हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ेंगे स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आज का क्लास होगा यूनिट 3 का पहला क्लास एंड आज इस क्लास में हम बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सारे दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सभी दोस्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच एंड कमेंट करके ये बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने स्कूल लाइफ में ही पढ़ के रखा है। ठीक है, ओके, स्कूल में ही पढ़ के रखा है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। क्या है ये हीट? ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, हीट एनर्जी का ही एक रूप है। वैसे तो हमारे यूनिवर्स पे एनर्जी बहुत सारे रूप में एग्जिस्टिंग है। ठीक है, बहुत सारे रूप में है एंड उसमें की एक रूप है हीट। ओके, तो एनर्जी हीट के रूप में हमारे यूनिवर्स पे है। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे रूप है एनर्जी के। चलो, अब क्या है कि हीट को अगर कोई बॉडी गेन करता है, मतलब हीट को लेता है, तो उससे वो बॉडी गर्म हो जाता है। ठीक है, हॉट हो जाता है एंड अगर हीट को छोड़ता है तो उससे क्या होगा, वो ठंडा हो जाता है, बॉडी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि नोट्स है, जो लिखने वाली चीज़ है मैं स्क्रीन पे शो कराऊंगा। ओके दोस्तों, एंड जो कैलकुलेशन जो समझने वाली चीज़ है एंड उसके साथ साथ जो डेरिवेशन वाली चीज़ है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा। ओके दोस्तों, चलो देखो पहला चीज़ क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। When the body gains heat, it becomes hot. While it loses, it becomes cold. बिल्कुल वही चीज़ कहा गया है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक रूप है। अगर हीट को कोई बॉडी गेन करता है तो बॉडी वार्म बन जाता है, मतलब हॉट बन जाता है एंड अगर हीट को छोड़ता है तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं हीट की मेजरमेंट की। तो देखो कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना हीट है, कितना हीट प्रेजेंट है, ये हम तो मेजर नहीं करते। हम मेजर करते हैं क्या कि ये बॉडी कितना हीट गेन करा है या फिर कितना हीट ये लूज करा है। ठीक है, मतलब कितना हीट बाहर से इसके अंदर आया है एंड कितना हीट ये छोड़ा है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। एंड हीट मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं, उसका नाम है क्या, कैलोरीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होगा पहले से। एंड अभी सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी है सीजीएस यूनिट एंड ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, जूल। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले से ही पता है एंड इसका भी एक रिलेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, एंड आप में से बहुत ने 4.2 का वैल्यू भी याद रखा होगा। ठीक है, 4.2 जूल, तो दोनों में से एक लिख सकते हैं। चलो क्या है, अब करते हैं हीट का डायमेंशन निकालते हैं। चलो हीट का डायमेंशन निकालते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ हीट क्या होगा, हीट क्या है बोलो, हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब एनर्जी ही है। ओके, एनर्जी का एक रूप है हीट, तो एनर्जी ही है हीट। ठीक है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होगा बिल्कुल सेम डायमेंशन होगा हीट का, तो ये डायमेंशन लिख दो, बस हो गया हीट के बारे में। एंड अभी डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। बिल्कुल जाना पहचाना सा टॉपिक है टेम्परेचर। ओके, पहले से ही हमें ये पता है, तो टेम्परेचर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के टॉपिक पे चले जाएंगे। ओके, चलो अब क्या है, बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, ओके, ठीक है, ओके, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, देखो टेम्परेचर है थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। ओके, थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, थर्मल तापीय अवस्था या फिर उष्मावस्था। ठीक है, थर्मल स्टेट ऑफ आ बॉडी। ओके, एंड ये आप ये भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई वस्तु कितना ठंडा है कितना गर्म है, इससे हमें इससे जानने के लिए हमें जानना पड़ता है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी कितना हॉट है या फिर कितना ठंडा है। ओके, एंड अगर दो वस्तु को डिफरेंट टेम्परेचर वाला, ओके, दो वस्तु को हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से टच पे रख देते हैं। ओके, एंड मान लेते हैं एक का टेम्परेचर है T1, एक का टेम्परेचर है T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2,
तो हीट का फ्लो किधर को होगा बोलो, किधर से किधर को होगा, हीट का फ्लो इधर से इधर को होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है एंड यहाँ पे कम है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये बॉडी ज़्यादा हीट गेन करके रखा है, ठीक है, ज़्यादा हीट गेन करके रखा है एंड ये बॉडी कम हीट गेन करके रखा है, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर ये दोनों को हम टच पे रखा तो ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा, तापीय साम्यावस्था, ठीक है, तापीय साम्यावस्था पे आने की कोशिश करेगा, जिसके लिए ये इसको थोड़ा सा हीट दे देगा, ओके, थोड़ा सा हीट दे देगा एंड दोनों का टेम्परेचर सेम रखने की कोशिश करेगा। ओके दोस्तों, चलो अब अगर टेम्परेचर का क्या देखेंगे, हम अगर डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से कहा गया है, देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। It determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperatures are placed in contact, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से लिखने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का डेफिनेशन काम बन जाएगा, ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या इसकी मेजरमेंट की, ओके। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बोलो, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बोलो, आप सभी को पता है ये है थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापा जाता है एंड टेम्परेचर मापने का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, ठीक है, केल्विन। एंड इसको डिग्री सेल्सियस पे भी मेजर किया जाता है एंड फ़ारेनहाइट से भी मेजर किया जाता है, ओके। चलो अब बात करते हैं स्केल्स, ठीक है। तो सॉरी ये एल होगा, ठीक है, स्केल्स मतलब टेम्परेचर मापने की स्केल कितने तरफ है, एक है केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल, ओके, एक केल्विन स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल, ओके, ठीक है, एंड तीसरा क्या है बोलो, फ़ारेनहाइट स्केल, ओके। तो ये है केल्विन स्केल मतलब के, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ओके। तो ये तीनों स्केल से क्या जनरली मापा जाता है टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मापने की और भी स्केल है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ओके। यहाँ पे केल्विन स्केल केल्विन यूनिट पे मापा जाता है, ओके, ये केल्विन यूनिट पे मापा जाता है एंड सेल्सियस स्केल में यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के केस में होता है फ़ारेनहाइट। एंड ये तीनों स्केल का जो रिलेशन है आपस में ये है C/5 इजिकल टू F - 32/9 इजिकल टू क्या है, केल्विन K - 273/5, ठीक है। तो ये है इन तीनों के बीच का रिलेशन एंड इस रिलेशन से आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे इतना वैल्यू शो करा रहा है तो केल्विन स्केल पे कितना कराएगा या फिर फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना कराएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल सा एकदम इक्वेशन पे मार दो यहाँ पे, ओके, इस इक्वेशन पे वैल्यू लगा दो, बस हो जाएगा कैलकुलेशन, ओके, हो जाएगा आंसर आपका। चलो ये था टेम्परेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो चलो थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड है। चलो लिख लेता हूँ पहले थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। एक्सपांशन मतलब क्या है बोलो, एक्सपांशन मतलब है वृद्धि, ओके, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ जो ये सॉलिड का जो वृद्धि होता है, सॉलिड का डायमेंशन में जो वृद्धि होता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ओके, ठीक है। तो देखो किसी भी बॉडी को जब हम टेम्परेचर देते हैं मतलब हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड उसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी इंक्रीज होता है। ये याद रखिएगा, किसी भी बॉडी को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो हीट को गेन करता है, ओके, हीट को गेन करता है एंड टेम्परेचर क्या है, स्टेट, थर्मल स्टेट, ओके। तो अगर कोई बॉडी हीट को गेन करता है तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है एंड उसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी बढ़ता है, जिसको कहते हैं क्या, थर्मल एक्सपांशन, जिस घटना को कहते हैं थर्मल एक्सपांशन, ओके, ठीक है। अब क्या है, इसे अगर लिखना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर
causes change in dimension of बॉडी। ठीक है, ओके। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी के डायमेंशन भी चेंज होते हैं। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये सारे भी चेंज होते हैं टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये सारे इंक्रीज होता है, अगर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। चलो, अब इसका एक्सेप्शनल भी केस है, व्यतिक्रम भी है। ओके, तो हम सीधी तरह से पढ़ेंगे। एंड अभी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीमेंट। देखो, पहले तो कोई भी मैटर 3 स्टेट्स पे रह सकता है। 3 स्टेट्स, नेचुरली 3 स्टेट्स पे रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये तीनों स्टेट होते हैं किसी भी मैटर का। ओके, अब देखो कि अगर ये तीनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट हम दे, मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं, सेम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेट में ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, ज़्यादा इंक्रीज होता है, किसका डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि गैस का डायमेंशन ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड का डायमेंशन सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो सबसे लीस्ट कौन हो गया, सबसे कम किसका इंक्रीज होगा, बोलो सॉलिड का। ओके, सॉलिड का जो थर्मल एक्सपांशन है इसका रेट बहुत ही कम है। ओके, ठीक है दोस्तों। एंड चलो अब क्या करते हैं, इसका रीज़न देख लेते हैं कि हीट देने से इसका डायमेंशन में क्यों चेंज होता है। सिर्फ छोटे कुछ बातों से ही इसको समझ लेते हैं। देखो, कोई भी मटेरियल, ओके, कोई भी मटेरियल, क्या मैटर, कोई भी बॉडी बहुत सारे एटम से बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम्स, या पे पार्टिकल भी कह सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, चलो एटम ही कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एटम्स पे बने होते हैं। तो एटम के बीच एक बॉन्ड होते हैं, एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, जिसके वजह से ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड के एटम आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के सहारे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, एंड जितना टाइट पोजीशन, जितना क्लोज ये हो सके, टाइट पोजीशन पे आके रहते हैं। ओके, इसका रीजन है क्या, एटॉमिक बॉन्ड। ओके, बॉन्ड की वजह से ये होता है। जब हम हीट देते हैं तो ये हीट उस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। ओके, ये बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। ओके, जब थोड़ा सा हीट देंगे तो ये बॉन्ड थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा ये बॉन्ड, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ओके, लूज होने का मतलब है क्या, इसका डायमेंशन में इंक्रीमेंट आया है। बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर टाइप एक सॉलिड ले रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ऐसे मान लीजिए इतने सारे मोलिक्यूल्स हैं। ओके, इतने सारे मोलिक्यूल्स हैं और ये नॉर्मल कंडीशन पे है ऐसा। अब जब मैंने इसको हीट लगाया, थोड़ा सा हीट दिया, बस थोड़ा सा हीट दिया, तो इसके बीच में जो एटॉमिक बॉन्ड था, जो बॉन्ड था जिसके वजह से ये आपस में ऐसे थे, जुड़े थे, ओके, वो बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। ओके, थोड़ा सा ब्रेक होने से क्या, ये थोड़ा सा लूज हो गया है। ओके, जिस स्ट्रिंग के साथ ये आपस में जुड़े थे वो थोड़ा सा लूज हो गया, तो ये थोड़ा सा बाहर कम निकल जाएगा एंड इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इसका डायमेंशन में। ठीक है, अगर और ज़्यादा देते हैं तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा फैलेगा। ओके, और ज़्यादा ये फैलेगा तो इसका डायमेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऐसे अगर देते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, ओके, इसका जो बॉन्ड एनर्जी है इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बोलो, बॉन्ड एनर्जी से अगर ज़्यादा हो जाता है हीट एनर्जी, ओके, तो ये जो बॉन्ड है ये पूरा तरह से ब्रेक हो जाएगा। ओके, ब्रेक हो जाएगा एंड ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस को पकड़ के नहीं रख पाएगा, जिससे कि ये मेल्ट हो जाएगा एंड ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे होता है। ठीक है, जैसे होता है, अगर आप एक आयरन की बार लेंगे एंड आयरन को आप बहुत ज़्यादा ही क्या करेंगे, हीट देते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। चलो, अब लिक्विड के केस में थोड़ा सा ये बॉन्ड एनर्जी कम होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ही हीट लगाने से ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड गैस के केस में ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट पे होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ही अगर हम हीट देते हैं तो ये गैस बहुत दूर दूर बिखर जाता है। ठीक है, ओके, चलो, तो सबसे ज़्यादा एक्सपांसन किसका है, एक्सपांसन रेट बोलो, सबसे ज़्यादा एक्सपांशन जो है अमाउंट किसका है, गैस का है, देन उसके बाद लिक्विड का, एंड सबसे कम होता है सॉलिड के। तो अब हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, सॉलिड के एक्सपांसन के बारे में। ठीक है, सॉलिड में अगर हम किसी भी सॉलिड बॉडी में हीट लगाते हैं तो
उस हीट लगाने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, उसका डायमेंशन में जो इंक्रीमेंट आता है उसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलो अब ये जो थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ओके, थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड, ये जो है सॉलिड के केस में 3 तरह का एक्सपांशन देखा जाता है। पहला तो है लीनियर एक्सपांशन, ओके, लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, लीनियर वृद्धि, ठीक है, रैखिक वृद्धि, ओके, ठीक है, एंड ये है सुपरफिशियल क्षेत्रीय वृद्धि, ठीक है, मतलब इस सरफेस एरिया में अगर इंक्रीमेंट आता है उसे कहते हैं एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ओके, ठीक है, एंड तीसरा जो है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, इंक्रीज आता है, इंक्रीमेंट आता है तो उसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये तीनों ही आपस में रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सपांशन आएगा किसी भी बॉडी में, अगर हीट देते हैं तो एक ही पार्टिकुलर आएगा, ऐसा नहीं है, ये तीनों का तीनों आएगा, लेकिन ये इसका जो वैल्यू होगा ये डिफरेंट होगा, ओके। अगर एक रॉड की बात करूँ, एक रॉड में मैंने क्या किया, टेम्परेचर लगाया, टेम्परेचर इंक्रीज कराया, ठीक है, मतलब हीट देने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो इसमें जो इसके डायमेंशन में जो इंक्रीज आएगा, ठीक है, ये लेंथ वाइज ज़्यादा आएगा, ओके, ये लेंथ वाइज आएगा एंड ये ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस, ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एरिया का इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, एरिया का भी इंक्रीज होगा एंड वॉल्यूम का भी एक्सपांशन होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंथ वाइज जो लेंथ का जो इंक्रीमेंट होगा, जो लेंथ का इंक्रीज होगा, ये इस दोनों के कंपेयर में ज़्यादा होगा, ओके। तो इस तरह का वृद्धि को कहते हैं लीनियर एक्सपांशन। अगर एरिया में आता है, मान लीजिए एक प्लेट ले रहा हूँ मैं, प्लेट, ओके, था एक मेटल प्लेट ले रहा हूँ एंड इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में आएगा बोलो, एरिया में आएगा, इसका एरिया, ओके, सरफेस एरिया में आएगा ज़्यादा इंक्रीज, तो ये हो जाएगा सुपरफिशियल, ओके। एंड वॉल्यूम, अगर मैं क्यूब लेता हूँ, कोई भी ब्लॉक लेता हूँ, मेटल ब्लॉक, एंड उसमें मैं हीट देता हूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज आएगा उसके वॉल्यूम पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपांशन। अगर वॉल्यूम का इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है तो ये है वॉल्यूम एक्सपांशन, अगर एरिया का इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा तो ये है सुपरफिशियल एक्सपांशन, अगर लेंथ वाइज ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ये होगा क्या, लीनियर एक्सपांशन, ओके। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ये तीनों को, ओके, ठीक है, एंड तीनों के बाद हम रिलेशन निकालेंगे, इन तीनों एक्सपांशन के बीच रिलेशन निकालेंगे, ओके। चलो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर एक्सपांशन, ओके। अगर हीट देने से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी बॉडी में लीनियर जो है लेंथ वाइज जो इंक्रीज आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है, उसे कहते हैं लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक हमने यहाँ पे रॉड लिया, ओके, जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था एंड इनिशियल लेंथ क्या था, L था, ठीक है, प्राथमिक लेंथ कितना था, L था, एंड T2 इंक्रीज कराया, मतलब इसको हीट देके इसका टेम्परेचर T2 कराया, तो इसका इंक्रीज होके ये हो गया L2, ठीक है, ओके। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ बोलो, इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, L2 माइनस L1 इजिकल टू DL लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा L, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ बोलो, टेम्परेचर T2 माइनस T1 इजिकल टू DT, ऐसा ही होगा ना, DT, ठीक है। चलो एंड देखो अब बात ऐसा है कि ये जो चेंज इन या फिर इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसका जो रेट है, ठीक है, ये जो रेशियो है डेल्टा L अपन में ओरिजिनल L, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो देखो ये है प्रोपोर्शनल साइन एंड इसको हटाने के लिए एक चाहिए हमें कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो लगा लो कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डेल्टा L अपन L1 इजिकल टू अल्फ़ा, मैंने लिया यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा T, तो ये जो अल्फ़ा है ये एक कोएफिशिएंट, इसको नाम दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एंड इसका हम इसका क्या निकालेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, ओके। देन इसका डेफिनेशन भी हम निकालेंगे, ओके। डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा को एक तरफ रखे, बाकी सब को एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा डेल्टा L अपन में L1 डेल्टा T, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा L मतलब L2 माइनस L1 एंड डेल्टा
डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट क्या ओरिजिनल लेंथ एंड पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी रख सकते हैं या फिर केल्विन पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सेल्सियस पे रखते हैं तो सेल्सियस पे कुछ इस तरह से होगा। इसका डेफिनेशन देखो स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ मैं। कहा गया है कुछ इस तरह से कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, फाइनल लेंथ मतलब एक्सपांड होने के बाद, ओके, वृद्धि होने के बाद इसका फाइनल लेंथ क्या हो रहा है बार का। तो यहाँ पे L2 निकालना है, तो L2 निकालो, L2 माइनस L1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 अल्फा dt, ओके। एंड L2 निकालना है इसलिए L1 को उधर ले चलो, L1 प्लस L1 अल्फा dt, ओके। एंड यहाँ से L1 को कॉमन ले लो तो बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से L2 इजिकल टू L1 1 प्लस अल्फा dt, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला हमें, ये इक्वेशन याद रखना है। पहला तो ये वाला इक्वेशन याद रखना है एंड दूसरा ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। चलो तो हम इसको याद कर लेते हैं। ये क्या हो गया, अल्फ़ा मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, जिसका अर्थ ये है कि चेंज इन लेंथ या फिर इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, ठीक है। चलो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया है एंड हम क्या करते हैं कि अभी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का SI यूनिट निकालते हैं, ठीक है, SI यूनिट, ओके, ठीक है। चलो देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा L1 dt, ठीक है। तो ये डेल्टा L मतलब लेंथ, ओके, चेंज इन लेंथ मतलब ये लेंथ का यूनिट मीटर होगा एंड यहाँ पे ये L1 भी लेंथ है, मीटर होगा एंड dt मतलब इसको अगर डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो रख देते हैं या फिर केल्विन पे भी रखा जा सकता है। अगर केल्विन लेते हैं तो केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा SI यूनिट, ओके दोस्तों। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपांशन में जो कि है सुपरफिशियल एक्सपांशन, ओके, सुपरफिशियल एक्सपांशन। बिल्कुल आसान सा चीज़ है एंड एक को हमने समझ लिया है तो बाकी दोनों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल देखेंगे कि सेम तरह से ही हो रहा है, ठीक है, सेम तरह से हो रहा है। तो देखो 2 नंबर है सुपरफिशियल एक्सपांशन मतलब सरफेस एरिया का इंक्रीज, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कंडीशन पे ले लेते हैं T1 एंड सरफेस एरिया है S1 एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये ऐसा हो गया T2 S2, ठीक है, ओके। तो डेल्टा S कितना होगा बोलो, इंक्रीज इन एरिया S2 माइनस S1, ओके, एंड डेल्टा T मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा T2 माइनस T1। एंड इसके केस में भी ऐसा है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया ds अपन पर ओरिजिनल सरफेस एरिया, ठीक है, पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि इस प्रोपोर्शनल साइन को उठाओ तो इसके वजह से यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट लगेगा जो कि है बीटा dt, ठीक है, ओके। तो इस बीटा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है। चलो इस बीटा का वैल्यू निकालते हैं कुछ इस तरह से। बीटा हो जाएगा कुछ देखो बीटा मतलब ds अपन S1 dt, ठीक है, एंड इसको हम S2 माइनस S1 T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है। एंड अगर हम इसको डेफिनेशन लिखना चाहें, इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखो स्क्रीन पे आ रहा है, चेंज या फिर हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज की जगह पे इंक्रीज लगा देना। इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया एंड पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ओके दोस्तों। एंड यहाँ से अगर आप
फाइनल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा S1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एकदम पहले जैसा ही हमने करा है यहाँ पे भी, ये दोनों आप फॉर्मूला याद रखिएगा। एंड देखो ये दोनों फॉर्मूला तो एक ही है एंड एक ये है। चलो, ये था सुपरफिशियल एक्सपांशन के बारे में। एंड यहाँ पे अगर SI यूनिट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो DS मतलब सरफेस एरिया, इसका यूनिट क्या लगेगा बोलो, मीटर स्क्वायर। ओके, एंड ये सरफेस एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। एंड DT मतलब है डिग्री सेल्सियस, अगर लेते हैं तो ये भी फिर से बन जाता है पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर और केल्विन इनवर्स। ओके, बिल्कुल यूनिट जो है सेम है। ओके, ठीक है, यूनिट जो है सेम है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपांशन में, जो कि है वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो वॉल्यूम एक्सपांशन के बारे में भी अभी जान लेते हैं। ओके, देन ये तीनों कोएफिशिएंट के बीच हम निकालेंगे रिलेशन। ओके, चलो अब देखो सुपरफिशियल तो हो गया, नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्यूब ले रहा हूँ, क्यूब का हर एक साइड है क्या, ईच साइड का लेंथ है L, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो। एंड वॉल्यूम ही लेते हैं। T1 जब था तब वॉल्यूम था V1 एंड टेम्परेचर इंक्रीज करा के T2 करा तो वॉल्यूम हो जाएगा V2। ठीक है, ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, V2 माइनस V1। ओके, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ बोलो, T2 माइनस T1। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, V2 माइनस V1, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ, T2 माइनस T1। एंड ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम है dV अपन में V1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक कंस्टेंट आएगा। ओके, कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी V1, इसको गामा लिखते हैं, एंड ये हो गया dt। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू निकालो। ओके, इस गामा, ये जो कंस्टेंट आया यहाँ पे, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन क्या है, गामा है। बीटा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। एंड अल्फा क्या था बोलो, अल्फा बीटा गामा। ओके, अल्फा क्या था, लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट। ओके, चलो अब यहाँ से भी ऐसा ही होगा, dV अपन में V1 dt। ओके, एंड इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 माइनस V1 T2 माइनस T1। ओके, इन दोनों में से कोई भी याद रख लो। एंड यहाँ से अगर हमने निकाला V2 का वैल्यू तो ये भी वैसा ही बन जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है, तो इसको मैं बार बार एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों आ जाएगा। बिल्कुल देखो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये सुपरफिशियल के लिए S था, S2 S1, एंड वॉल्यूम के लिए V2 V1, एंड लेंथ के लिए क्या था बोलो, लेंथ के लिए L2 एंड L1। ओके, एंड ये जो कांस्टेंट है, ओके, कोएफिशिएंट हो, लीनियर के लिए अल्फा लगा था, सुपरफिशियल के लिए बीटा लगा था, एंड यहाँ पे वॉल्यूम के लिए गामा लगा है। बस इतना सा फर्क है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर तीनों को लिखेंगे तो, एंड इसका यूनिट देखो, यूनिट क्या होगा बोलो, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, एंड ये ओरिजिनल वॉल्यूम इसका भी मीटर क्यूब, एंड टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी यूनिट बन जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या और केल्विन लेते हैं तो केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो तीनों का जो ऐसा यूनिट है ये बिल्कुल सेम है। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। तीनों जो हमने निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, तो तीनों के तीनों आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर से इसको लिख लेते हैं एक अच्छी फॉर्म पे। ठीक है, तीनों को एक साथ लिखते हैं तो कैसा बन जाएगा, तीनों को एक साथ लिखने से हमें मिल जाएगा ऐसा अल्फा क्या है बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, ठीक है, एंड इसका वैल्यू क्या है, अल्फा इजिकल टू DL अपन में L1 dt। ठीक है, ओके, एंड यहाँ से हमने निकाला क्या बोलो, एक फॉर्मूला निकाला था इनिशियल लेंथ का, फाइनल लेंथ का, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, तो ये निकाला था हमने। ओके, देन बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, ओके, सुपरफिशियल एक्सपांशन,
एंड बीटा का वैल्यू कुछ इस तरह से था, बीटा इज इक्वल टू डी एस अपन में S1 एंड डी टी, ठीक है। एंड फाइनल सरफेस एरिया क्या था, S1 1 प्लस बी डी टी, ठीक है। चलो एंड उसके बाद हमने गामा निकाला था, गामा था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन जो क्या है, गामा इज इक्वल टू डी वी अपन में V1 डेल्टा टी एंड फाइनल वॉल्यूम क्या था बोलो, V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो आप अभी कंपेयर करके देखिए कि कितना इजी है ये तीनों, ओके, कितना इजी है। देखो अल्फा के केस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डेल्टा एल एल ई एल, ठीक है। बीटा के केस में यहाँ पे एस लगा है, S1 लगा है, एंड गामा के केस में यहाँ पे डी भी लगा है एंड V1 लगा है, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ है एंड यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल सेम ही चीज़ है, ओके। यहाँ पे एल लगा है एंड अल्फा लगा है, ठीक है, यहाँ पे एस लगा है, ओके, एंड यहाँ पे बीटा लगा है, तो बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। तीनों को अगर कंपेयर करके ऐसे याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या करते हैं कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्थापन करते हैं, ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी चलो ये तीनों को लिख चुके होंगे आप, तो अभी बढ़ते हैं रिलेशन के बीच, ओके, रिलेशन की ओर। तो क्या है इन तीनों के बीच का रिलेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे क्यूब ले रहा हूँ, सॉलिड क्यूब ले रहा हूँ, ठीक है, ऑफ ईच साइड एल, ठीक है, एल साइड वाला मैं ले रहा हूँ क्यूब, ओके, क्यूब ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सारे साइड का जो लेंथ है ये एल ही होगा, ओके। तो लिखो अभी ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल। तो ईच फेस हो, ईच सरफेस एरिया क्या होगा बोलो, सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ भी एल होगा, ब्रेथ भी एल होगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एंड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलो v इज इक्वल टू एल क्यूब होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है, ओके। तो चलो अब क्या कर रहा हूँ कि ये इसको मैं एक नंबर दे रहा हूँ एंड इसको 2 नंबर नाम दे रहा हूँ, ओके। एंड क्या करेंगे कि t के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टेम्परेचर यानी फिर टी, ओके। टी के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो हमें 1 नंबर का क्या मिल जाएगा, डी एस अपन डी टी इज इक्वल टू 2L डी एल अपन डी टी, ये एल होगा, ठीक है, डी एल अपन डी टी, ठीक है। एंड अगर 2 नंबर का निकालेंगे इधर तो डी वी अपन डी टी एंड ये हो जाएगा 3L स्क्वायर डी एल अपन डी टी, ओके, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने अगर पढ़ा होगा डेरिवेटिव तो आपको ये पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेटिव है। चलो अब देखो इसका नाम देते हैं नंबर 3 एंड इसका नाम देते हैं नंबर 4, ओके। चलो अब क्या करते हैं कि नंबर 3 को डिवाइड करते हैं नंबर 1 से एंड नंबर 4 को डिवाइड करते हैं नंबर 2 से। तो यहाँ पे कितना जगह है, इतना जगह होगा नहीं शायद, तो फिर भी कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग 3 बाय क्या होगा, डिवाइडिंग 3 बाय 1 इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग 4 बाई 2, ठीक है, ओके। तो 3 नंबर इक्वेशन को नंबर 1 से डिवाइड करो एंड 4 नंबर इक्वेशन को नंबर 2 से डिवाइड करो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एकदम ये कर लेते हैं सिंपल सा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ओके, डी टी यहाँ पे नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पे डिवाइड करने से एस तो नीचे ही रहेगा एंड इधर को क्या हो जाएगा 2L डी एल एंड नीचे रह जाएगा एल स्क्वायर एंड डी टी, ओके, ठीक है।
एंड इधर को क्या रह जाएगा, डी वी अपन में वी डी टी इजिकल टू 3L² ऊपर रह जाएगा एंड ऊपर DL रह जाएगा। ये बार बार टी क्यों लिख रहा हूँ मुझे पता नहीं है। चलो नीचे क्या होगा, L³ एंड DT। ओके चलो इस बार क्या करते हैं, ऊपर का ये वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं। आपने लिख लिया होगा शायद, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को तो थोड़ा सा रिवाइंड करके लिख लीजिएगा। ओके चलो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो DS अपन में SDT, ओके ठीक है, DS अपन में SDT एंड इधर को क्या मिलेगा, अगर 2 रखते हैं पास में तो बन जाएगा हमें DL L अपन DT। ओके एंड इस केस में मिलेगा DV V डॉट DT इजिकल टू 3 को रखते हैं कॉमन पे तो रह जाएगा हमारे पास DL अपन L DT। ठीक है ओके चलो अब याद करने की कोशिश कीजिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू। अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू, तो ये किसका वैल्यू है बोलो, ये है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ओके एंड ये है लीनियर एक्सपेंशन। ओके ठीक है अल्फ़ा, एंड यहाँ पे ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड 3 अल्फ़ा। ठीक है ओके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा का बीच के रिलेशन क्या है। ओके ये पूरा इरेज कर देता हूँ एंड सिंपल करके लिख रहा हूँ इसके बीच में रिलेशन। ओके चलो अब बीटा बाई 2 होगा अल्फ़ा का वैल्यू, इधर गामा बाई 3 होगा अल्फ़ा का वैल्यू। तो हमें क्या पता है, अल्फ़ा इजिकल टू बीटा बाई 2 इजिकल टू गामा बाई 3, ये हमें पता चला है एंड यही रिलेशन आपको याद रखना है। ओके यही रिलेशन आप याद रखेंगे। ओके पूरा डेरिवेशन प्रोसेस आप अगर याद ना भी रखते हैं तो भी चलता है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए ये जो फॉर्मूला हमें मिला है अल्फ़ा इजिकल टू बीटा बाई 2 इजिकल टू गामा बाई 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ओके दोस्तों चलो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये पूरा फॉर्मूला लगने वाला है। ओके तब जाके आपको अगर पता नहीं होगा, आपको अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा बहुत। चलो अब लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस कर लेते हैं जो कि है चेंज ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। ठीक है चेंज मतलब डेंसिटी के साथ साथ डेंसिटी जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। ओके टेम्परेचर अगर इनकेस करते हैं तो डेंसिटी का कैसा चेंज होता है ये भी अब देख लेते हैं। चलो इसको भी इरेज कर देता हूँ। लिखो चेंज ऑफ डेंसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर। ओके ठीक है टेम्परेचर, तो देखो हमें ये पता है वॉल्यूम एक्सपांशन V2 इजिकल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके इतना तो पता है हमें वॉल्यूम एक्सपांशन का, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इतना हमें पता है ऑलरेडी। एंड यहाँ से अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, डेंसिटी में, तो डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी रो इजिकल टू m बाई वी। ओके ठीक है एंड हम बात कर रहे हैं एक ही सॉलिड का। ओके एक ही सॉलिड का बात करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम चेंज होता है ठीक है, लेकिन इसका मास तो चेंज नहीं होगा ना, जितना मास पहले है उतना बाद में ही रहेगा। ओके तो देखो अब क्या कर रहा हूँ, लेट टोटल मास ऑफ द सॉलिड बॉडी इजिकल टू एम लेता हूँ। ठीक है एम ले रहा हूँ, मास ऑफ द सॉलिड बॉडी। अब क्या करना है, इस एम को पूरा डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है ओके तो ये पूरा मास है एम एंड देखो अगर इनिशियल कंडीशन में जब टेम्परेचर क्या था T, जब टेम्परेचर था T1 तब मास था M1 एंड जब टेम्परेचर था T2 तो मास था क्या M2 एंड M1 इजिकल टू M2 होगा। ओके पहले जितना मास होगा बाद में तो उतना ही मास होगा ना। ठीक है तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 नंबर एंड इस इक्वेशन को नाम देते हैं 2 नंबर। ठीक है अब 1 को डिवाइड करो 2 से। ठीक है डिवाइडिंग 1 बाई 2। ठीक है तो क्या मिलेगा, M1 अपन में V, अच्छा इसको इस तरह से लिखते हैं M2 अपन में M1। ओके ठीक है ना, एकदम लिखा जा सकता है। ओके तो इधर को
2 हो जाएगा 2, ओके, क्योंकि ये दोनों मैच कराने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ओके। वैसा अगर आप m भी लिखते तो भी कोई जाता नहीं, ठीक है। m2/v2 एंड ये हो गया m1/v1 एंड v1 के साथ साथ क्या है 1 प्लस गामा डेल्टा t, ओके। चलो अब m2/v2 मतलब रो 2 एंड m1/v1 मतलब रो 1 एंड ये पूरा पार्ट क्या होगा नीचे होगा 1 प्लस गामा dt, ओके, हो गया ना। अब देखो अब क्या हो रहा है कि इस पार्ट को अगर हम एक ही लाइन पे लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा कि रो 2 इजिकल टू रो 1 एंड इसको अगर ऊपर उठाएंगे तो 1 माइनस गामा dt हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेंसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, ठीक है, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का रिलेशन। एंड क्या है कि देखो अगर t का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, t का अगर इंक्रीज होता है मतलब ये जो डेल्टा t है, डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1 है ना। अगर t2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये इसका वैल्यू टोटल डेल्टा t का वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, ओके, बहुत ज़्यादा आएगा। एंड इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा 1 के साथ माइनस करने से ये जो पूरा जो वैल्यू है इसका, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा कम, ठीक है, ओके। तो ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी हो जाता है कम, ओके, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज, ओके, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज, ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था दोस्तों। एंड अगले क्लास में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करने की। एंड उस क्लास में हम पूरा ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे 3-4 क्लासेस में ही जो है मैक्सिमम 4 क्लासेस लगेंगे इस यूनिट 3 को ख़त्म करने में, ओके। तो कल मिलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट के साथ। चलो ठीक है दोस्तों, अच्छे रहना, घर में ही रहना, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।